मैं आपको बता दूं कि आज 1 मई है और पहले 3 मई को जो है लॉकडाउन 2.0 यानी कि जो लॉकडाउन की पहले एक्सटेंशन की गई थी 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक, उसे खत्म होना था। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक नया ऑर्डर आ चुका है और इस ऑर्डर में लॉकडाउन को 2 और हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन इससे पहले कि आप घबरा जाएं, ये सोचें कि अब 2 और हफ्ते के लिए आपको घरों पर बैठना है, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो ऑर्डर आया है बहुत ही डिटेल्ड ऑर्डर है। इसमें सभी जगहों पर, हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्हें रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है। रेड जोन में अलग तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऑरेंज जोन में उन रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा ईज आउट किया गया है और ग्रीन जोन्स में थोड़ा और रिस्ट्रिक्शंस को ईज आउट किया गया है। यानी कि इस लॉकडाउन की परिभाषा थोड़ी सी डिफरेंट है पहले जो 2 लॉकडाउन हुए उनसे। इसमें ये कोशिश की गई है कि जितनी भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, उन लोगों को, जिन लोगों की दुकानें नहीं खुल पा रही, जिन लोगों को परेशानी आ रही है क्योंकि कारोबार बंद है, कम से कम उन्हें थोड़ी सी राहत मिले। तो मैं डिटेल में आपको ये पूरा ऑर्डर बता दूं कि सबसे पहले ये डिसीजन लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 2 हफ्ते के लिए, यानी कि मई 4 के बाद 2 और हफ्ते के लिए अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो मई 18 तक ये लॉकडाउन जो है ये रहेगा। रिस्क प्रोफाइलिंग की गई है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भी जो है रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन बनाए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 4 रेड जोन्स अभी तक बताए जा रहे हैं, जिनमें बांडीपोरा, शोपियां, अनंतनाग और श्रीनगर हैं। जहां तक बात है ऑरेंज जोन्स की, बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल, जम्मू, उधमपुर, कुलगाम, बड़गाम, सांबा, कठुआ, रजौरी, रामबन और रियासी, ये सभी जो हैं ये ऑरेंज जोन्स हैं। उसके अलावा ग्रीन जोन्स में पुलवामा शामिल है, किश्तवाड़ शामिल है, डोडा शामिल है और पुंछ शामिल है। ग्रीन जोन्स में मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी डिटर्मिनेशन किस तरह से हुई है, किस तरीके से इन्हें इन जोन्स में बांटा गया है। तो इसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का साफ तौर पर कहना है कि ग्रीन जोन्स वो होंगे जहां पर एक भी केस या तो कभी देखने को ही नहीं मिला या फिर पिछले 21 दिनों में जहां पर एक भी केस देखने को नहीं मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलवामा, वहां पर तो केसेस देखने को मिले हैं, तो आखिर वो ग्रीन जोन में क्यों है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये भी कहा है कि वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन बना सकती है, ऑरेंज जोन से रेड जोन बना सकती है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट की क्लासिफिकेशन है यानी कि इसका उल्टा नहीं कर सकती। जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रेड जोन बता दिया, स्टेट या यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन उसे रेड जोन से ऑरेंज जोन नहीं बना सकती, उसे ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन नहीं बना सकती। लेकिन उल्टा अगर करना हो, यानी कि कहीं पर आपको केसेस देखने को मिले, 0 केसेस से 10 केसेस देखने को मिले, तो आप उसे ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन बना सकते हैं। तो इसीलिए अब पुलवामा भी, ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को करना है कि पुलवामा को भी जो है ऑरेंज जोन बनाया जाए, या अगर रेड जोन बनाना है तो रेड जोन बनाया जाए, पूरे क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि रेड जोन डेडिकेट करते हुए ये ध्यान रखना है कि वहां पर टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस कितने हैं, डबलिंग रेट जो है कंफर्म केसेस का वो कितना हो रहा है। यानी एक दिन अगर 5 केसेस देखने को मिले तो 10 केसेस कितनी देर में देखने को मिलते हैं, क्या 2 दिनों में ही केसेस 10 पहुंच जाते हैं, क्या एक दिन में ही केसेस डबल हो जाते हैं, ये भी देखना जो है वो जरूरी है। उसके अलावा एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग एंड सर्वेलेंस फीडबैक फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितनी टेस्टिंग हो रही है। उसके अलावा उन डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप सर्वेलेंस कर रहे हैं तो आपको क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या लोग होम सर्वेलेंस को मान रहे हैं, क्या वो क्वारंटीन को मान रहे हैं, क्या वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना है किसी भी एरिया को रेड जोन बनाने से पहले। उसके अलावा ये कहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट्स जो ना तो रेड जोन है ना ही ग्रीन जोन है, वो ऑरेंज जोन बन जाएंगी। यानी कि यहाँ पर ज्यादा खतरा भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल वहाँ पे कोविड-19 के केसेस ही नहीं है। वो जैसी जो जगहें हैं वो ऑरेंज जोन बन जाएंगी। जैसे कि आपने देखा जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जहां तक मैं बात करूं 0 एक्टिव केसेस हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पिछले 21 दिनों में कोई भी केस देखने को नहीं मिला। इसीलिए जम्मू डिस्ट्रिक्ट अभी भी ऑरेंज जोन में है, ग्रीन जोन में नहीं है। साथ ही में मैं आपको ये भी समझा दूं, आगे इन्होंने कहा है कि कई डिस्ट्रिक्ट्स में ये देखने को मिला कि डिस्ट्रिक्ट्स में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या एक से ज्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है,
वहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ये पॉसिबल है कि किस एक म्युनिसिपैलिटी की लिमिट में जो एरिया है वहाँ पर कोविड-19 के केसेस हों, लेकिन जो एरियाज म्युनिसिपैलिटी की लिमिट से बाहर हैं वहाँ पर कोविड-19 का कोई केस नज़र में नहीं आए, वहाँ पे कोविड-19 का कोई केस ना आए। ऐसे में ये तक कहा गया है कि इंटरमिक्सिंग जो है लोगों की, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसीलिए ऐसा किया जा सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट को ही 2 जोन्स में डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि वो एरिया जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट में है और वो एरिया जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट से बाहर है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट से बाहर जो एरिया है वहां पर 21 दिनों में कोई भी केस अगर देखने को नहीं मिलता है तो उस एरिया को जो है ग्रीन जोन करार किया जा सकता है, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर का एरिया है उसे ऑरेंज जो है उसे ऑरेंज एरिया बता सकते हैं या उसे रेड जोन एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें भी ये देखने की ज़रूरत है कि डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर एरिया है वो रेड जोन है या ऑरेंज जोन है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट्स के अंदर जो एरिया आता है वो रेड जोन है, तो उसके बाहर के एरिया को आप ऑरेंज जोन डिक्लेयर कर सकते हैं, ग्रीन जोन डिक्लेयर नहीं कर सकते अगर वहाँ पे केसेस नहीं भी हैं तब भी। और उसी तरीके से अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर जो एरिया है उसे ऑरेंज जोन डिक्लेयर किया गया है, तो उसके बाहर जो एरिया है चाहे वहां पर कोविड-19 का कोई केस नहीं हो तो उसे आप ग्रीन जोन डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि एक जोन नीचे आप जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही आप डिस्पैरिटी कर दें कि सेंटर में जो एरिया है या जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर एरिया है वो रेड जोन है, बाकी बाहर वाला एरिया ग्रीन जोन है, वो नहीं करना है। तो साथ ही में कहा है कि इससे ये होगा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं किसी भी एरिया की वो बढ़ती नज़र आएंगी, और ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट से बाहर है वहाँ पर पहले ही आपने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑर्डर के थ्रू वहाँ पर कई सारी जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उन्हें खोलने का ऑर्डर दे दिया गया। तो पूरा इंश्योर किया जा रहा है कि की जो इकोनॉमी है वो सफ़र ना करे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये केवल उन्हीं एरियाज़ के लिए कहा गया है जहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल है या म्युनिसिपल कमेटी है, उनके लिए ये डायरेक्शन नहीं है। ये केवल उन्हीं जगहों के लिए हैं, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये कहा गया है कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज जो कंट्री के हैं, जहाँ जो चाहे रेड जोन में है या चाहे ऑरेंज जोन में है, उन्हें डेजिग्नेट किया जाएगा कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन में कहा गया है सबसे ज़्यादा रिस्क है इन्फेक्शन का, इसीलिए वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये इंश्योर करेगी कि 100% कवरेज हो आरोग्य सेतु ऐप की, और ये इंश्योर करेगी कि वहाँ के टोटल नंबर एक्टिव केसेस को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के जोग्राफिकल एरिया को ध्यान में रखते हुए उसे डिमार्केट किया जाए, उसे प्रॉपरली सील किया जाए। और ये भी कहा है कि प्रॉपर सर्वेलेंस प्रोटोकॉल्स इन एरियाज में जो कंटेनमेंट एरियाज हैं यहाँ पर एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, हाउस टू हाउस सर्वेलेंस हो, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हो, रिस्क जो है कितना रिस्क है पेशेंट को उसे ध्यान में रखते हुए किसी भी पेशेंट को होम सर्वेलेंस से, होम क्वारंटीन से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाता है। क्लिनिकल मैनेजमेंट की अगर उसे ज़रूरत है, यानी कि उनकी जो तबीयत है अगर वो स्टेबल नहीं है तो उन्हें क्लिनिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल की ज़रूरत है, और ये कहा है कि इन जोन से कोई भी मूवमेंट अंदर बाहर की नहीं होगी सिवाय मेडिकल इमरजेंसीज के। और ये भी कहा है कि एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना है कि जो लोग कंटेनमेंट जोन्स में हैं उन तक पहुँचे। उसके अलावा ये कहा है उसके अलावा कंटेनमेंट जोन्स में कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। आप डिफरेंस समझिए, रेड जोन कंटेनमेंट जोन से डिफरेंट है। एक पूरी डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन डिक्लेयर किया जा सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मोहल्ले को जो है कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जा सकता है, एक गांव को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जा सकता है, एक पूरे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को जो है कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जा सकता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। जहां तक बात है कंटेनमेंट जोन की, कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं होगी, आप अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, दुकानें नहीं खुलेंगी, एसेंशियल सर्विसेज जो है आपको प्रोवाइड की जाएंगी, एसेंशियल कमोडिटीज़ आप तक पहुंचाई जाएंगी, लेकिन किसी भी तरह की मूवमेंट जो है इन कंटेनमेंट जोन्स में नहीं होगी सिवाय मेडिकल इमरजेंसीज के। उसके अलावा ये कहा गया है कि चाहे कोई भी जोन हो उनमें कुछ जो है कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो फंक्शनल रहेंगी।
लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं रहेंगी। इसमें ट्रैवल इंक्लूडेड है, यानी कि चाहे बाय एयर हो, बाय रेल हो, बाय मेट्रो हो, इंटरस्टेट मूवमेंट बाय रोड हो, स्कूल्स कॉलेजेस का चलना हो, या फिर किसी भी तरीके की एजुकेशनल या ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी नहीं खुलेंगे। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज बंद रहेंगी। होटल्स और रेस्टोरेंट्स, ईटरीज, ऐसी जगहें जहां पर लार्ज पब्लिक गैदरिंग हो सकती हो, चाहे वो सिनेमा हॉल्स हो, मॉल्स हो, जिम्स हो, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हो, ये सभी चीज़ें जो हैं अभी भी बंद रहेंगी। ये मैटर नहीं करता कि कौन सा जोन है, ग्रीन जोन में भी बंद रहेंगी, रेड जोन में भी बंद रहेंगी, ऑरेंज जोन में भी बंद रहेंगी, कंटेनमेंट जोन में भी बंद रहेंगी। उसके अलावा ये कहा गया है कि किसी भी तरीके की सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल गैदरिंग या फिर रिलीजियस गैदरिंग या फिर रिलीजियस प्लेसेस पर लोगों का इकट्ठा होना, रिलीजियस प्लेसेस का खुलना, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। लेकिन इसमें यह भी एडिशनली पहले ही क्लैरिफाई करके कह दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने पहले ऑर्डर में जिन चीज़ों के लिए मूवमेंट अलाउ की है, यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अगर ट्रैवल बाय रोड, ट्रैवल बाय रेल, ट्रैवल बाय एयर अलाउ किया है, तो वो चीज़ें चलती रहेंगी। उन पर किसी भी तरीके का असर इस ऑर्डर का जो है नहीं पड़ेगा। उसके अलावा ये कहा है कि नई गाइडलाइंस में ये भी मेंशन किया गया है कि लोगों की सेफ्टी के लिए और क्या कुछ करना है। सभी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ को शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक बंद कर दिया गया है, यानी कि कोई भी शख्स अपने घर से बाहर शाम के 7 बजे के बाद और सुबह के 7 बजे से पहले नहीं निकलेगा अगर उसे एसेंशियल काम नहीं है। अगर एसेंशियल काम नहीं है तो शाम के 7 बजे से लेकर अगले दिन सुबह के 7 बजे तक कोई भी शख्स अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। लोकल अथॉरिटीज़ को ये इंश्योर करने को कहा है, और ये कहा है कि प्रोहिबिटरी ऑफर्स जैसे कि कर्फ्यू या फिर अंडर सेक्शन 144 आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि आपके एरिया में स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो इस ऑर्डर की। उसके अलावा ये कहा गया है कि वो लोग जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, वो लोग जिन्हें ऑलरेडी किसी तरह की कोमोबिडिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक इश्यूज़ है, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, या फिर वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, या फिर वो बच्चे जो 10 साल से छोटे हैं, उन सभी से कहा गया है कि वो सभी घर बैठेंगे। अगर उन्हें एसेंशियल काम नहीं है या हेल्थ का कोई इशू नहीं है तो वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। यानी कि लोकल अथॉरिटीज़ को, पुलिस को भी ये बताकर रखना है कि अगर कोई भी बुजुर्ग, कोई भी प्रेग्नेंट महिला, कोई भी 10 साल से नीचे का बच्चा आपको बिना किसी एसेंशियल काम के घर से बाहर दिखता है तो आप उनसे कहें कि वो घर वापस जाएं, क्योंकि उनका बाहर निकलना अलाउड नहीं है। साथ ही में ये कहा है कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स यानी कि ओपीडीज, मेडिकल क्लिनिक्स, ये रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, तीनों जोन्स में फंक्शनल रहेंगे। लेकिन इसमें भी ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उसके अलावा और भी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं, यानी कि हाथ धोने के अरेंजमेंट वहाँ पर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो है उसको इंश्योर किया जाएगा। मास्क पहनना ये भी ज़रूरी है, ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। लेकिन इसके बारे में भी क्लैरिटी से कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में अगर कोई ओपीडी है या फिर कंटेनमेंट जोन में कोई मेडिकल क्लिनिक है तो वो नहीं खुलेगा। उसके अलावा रेड जोन्स के बारे में ये कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर जो बाकी रेड जोन का एरिया है वहाँ पर और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें प्रोहिबिट किया गया है, जिन पर रोक लगाई गई है। इसमें साइकिल रिक्शास का चलना, ऑटो रिक्शास का चलना, टैक्सीज़ का चलना, कैब्स का चलना, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट बसेस की जो है वो भी बंद की गई है। बार्बर शॉप्स, स्पाज और सैलून, ये तीनों भी जो है रेड जोन्स में नहीं खुलेंगे। रेड जोन में, कंटेनमेंट जोन्स में तो कुछ भी नहीं खुलेगा। बाकी एरिया भी जो रेड जोन का है, पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर ये नहीं खुलेगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ एक्टिविटीज़ जो रेड जोन में परमिट की गई हैं, यानी कि अगर आपका एरिया रेड जोन में है तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। इंडिविजुअल की मूवमेंट्स, 4 व्हीलर व्हीकल अगर है तो उसमें ड्राइवर के अलावा 2 लोगों के बैठने की इजाज़त दी गई है, और अगर कोई 2 व्हीलर पर है तो उस पर एक ही शख्स बैठ सकता है और किसी भी शख्स के बैठने की इजाज़त नहीं दी है। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जो अर्बन एरियाज़ में है, चाहे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में हो, इंडस्ट्रियल एस्टेट में हो, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में हो, जहाँ पर एक्सेस कंट्रोल है वहाँ पर एसेंशियल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है अलाउ की गई है। ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, इनकी जो प्रोडक्शन है वो अलाउ की गई है।
उसके अलावा ये कहा गया है कि रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट्स जो प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो भी अलाउड है। प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं जिनके लिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मेंटेन करना ज़रूरी है, सप्लाई चेन मेंटेन करना ज़रूरी है, उसकी भी इजाज़त दी है। आईटी हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दी है। जूट इंडस्ट्री को अलाउ किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और स्टैगरिंग शिफ्ट्स यानी कि शिफ्ट्स रोटेशन पर उसके बाद जो है जूट इंडस्ट्री को भी इजाज़त दी है फंक्शनल होने की रेड जोन के अंदर। साथ में वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं उन्हें भी इजाज़त दी गई है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की जहाँ तक बात है, अर्बन एरियाज़ में वही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है उन्हें अलाउ किया गया है जहाँ पर वर्कर्स जो हैं ऑन साइट पर मौजूद हों, साइट पर ही उनके रहने का बंदोबस्त किया जाए, किसी भी वर्कर को बाहर से लाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके अलावा ये कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की जो कंस्ट्रक्शन है उसे भी अलाउ किया गया है। लेकिन ये कहा है कि जो शॉप्स अर्बन एरियाज़ में हैं और नॉन एसेंशियल गुड्स बेचती हैं, जैसे कि मॉल्स, मार्केट्स या मार्केट कम्प्लेक्सेस में जो भी शॉप्स हैं जो कि नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ भेजती हैं, उन्हें जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन मॉल्स, मार्केट्स और मार्केट कम्प्लेक्सेस से बाहर जो शॉप्स हैं, यानी कि जो स्टैंड अलोन शॉप्स है, एक गली में कोई छोटी सी दुकान है, चाहे वो नॉन एसेंशियल क्यों ना बेचती हो, उसे जो है अलाउ किया जाएगा। साथ में कहा है कि नेबरहुड कॉलोनी शॉप्स, यानी कि आपकी गली में, आपके मोहल्ले में किसी जो कॉलोनी है वहाँ पर कोई एक छोटी सी शॉप है तो उसे अलाउ किया जाएगा। और इसमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं की जाएगी कि वो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती, एसेंशियल कमोडिटी प्रोवाइड करती है या नहीं, कि क्या वो गुड्स जो बेच रहे हैं वो एसेंशियल है या नहीं। अगर दुकान इकलौती दुकान है, छोटी सी दुकान है, किसी मोहल्ले में है, किसी गली में है, बाजार के एरिया में नहीं है, तो उसे अलाउ किया जाएगा। साथ ही में ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ जो हैं रेड जोन्स में तभी परमिट की जाएंगी जब एसेंशियल गुड्स का इस्तेमाल हो रहा हो, यानी कि ई कॉमर्स में इंक्लूड होता है कि जब आप ऑनलाइन किसी चीज़ के लिए जो है ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं, वो प्रोडक्ट आप तभी मंगा सकते हैं अगर एसेंशियल गुड्स की वो डिलीवरी कर रहे हो। जैसे सुपर बाजार है, वहाँ से आप राशन मंगवा रहे हैं ताकि आप बाहर ना निकले और राशन आपके घर पर पहुँच जाए, उसे अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर आप अमेजोन से कुछ कॉस्मेटिक्स मंगा रहे हैं तो वो अलाउ नहीं होगा। साथ में मैं आपको बता दूँ, प्राइवेट ऑफिसेज में कहा गया है कि 33% स्ट्रेंथ के साथ जो है आप फंक्शन कर सकते हैं अगर आप रेड जोन में हैं तब भी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है। और ये कहा है कि 33% के अलावा जो बाकी परसेंटेज है वो लोग घर से काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। जो भी सरकारी दफ्तर हैं उनके बारे में ये कहा है कि सीनियर ऑफिसर लेवल पर जो है वो सीनियर ऑफिसर लेवल पर फुल स्ट्रेंथ के साथ फंक्शन करेंगे और जो बाकी स्टाफ है वो 33% स्ट्रेंथ के साथ जो है काम करेगा। डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पुलिस, प्रिजन्स, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, कस्टम्स, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेहरू युवक केंद्र और म्युनिसिपल सर्विसेज जो हैं वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के अपना काम करेंगी। पब्लिक सर्विस जो है वो डिलीवर करेंगी और इंश्योर करेंगी कि इसके लिए जितने भी स्टाफ की ज़रूरत है उस स्टाफ को वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इस ऑर्डर में जो है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि क्या चीज़ें अलाउड है, क्या चीज़ें अलाउड नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि और क्या कुछ इस ऑर्डर में लिखा गया है। इसमें ये कहा गया है कि रेड जोन्स में और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं। तो एमजी नरेगा के जो काम है उसे इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रूरल एरियाज़ में अलाउ किया गया है। जो एमजी नरेगा के काम हैं उन्हें अलाउ किया गया है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ब्रिक किल्न्स हैं, उन्हें अलाउ किया गया है। लेकिन जो रूरल एरिया से बाहर हैं उनके बारे में मैं ये बता दूं कि गुड्स के नेचर के ऊपर ना जाते हुए, यानी कि गुड्स एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है, इसे ध्यान में ना रखते हुए सभी दुकानों को, अगर वो शॉपिंग मॉल्स में नहीं है तो बाकी सभी दुकानों को रूरल एरियाज़ में खोल दिया जाएगा। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के बारे में ये कहा है कि सोइंग, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग ऑपरेशंस, यानी कि एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन में जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, खेती करने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती हैं, उन सभी चीज़ों को परमिट किया गया है, उन सभी चीज़ों की इजाज़त है रेड जोन के अंदर भी। एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज़ के लिए उन्हें भी फुली जो है परमिशन दी गई है। इनलैंड और मरीन फिशरीज़ के लिए भी जितने भी काम हैं उनको भी परमिशन दी गई है। प्लांटेशन एक्टिविटीज़ है उन्हें भी अलाउ किया गया है, उनकी प्रोसेसिंग को और मार्केटिंग को भी अलाउ किया गया है।
हेल्थ सर्विसेज जो हैं इंक्लूडिंग आयुष, इनको भी परमिशन दी गई है फंक्शनल होने की। इसमें एक कहा है कि जो मेडिकल पर्सोनल है और पेशेंट्स हैं उन्हें भी एम्बुलेंस के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है। वो एयर ट्रांसपोर्ट का भी, एयर एम्बुलेंसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहा है कि एक काफ़ी बड़ा पार्ट है फाइनेंशियल सेक्टर का जो कि खुला रहेगा, जिसमें बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज़ और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो शामिल हैं। उसके अलावा बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए या फिर विधवाओं के लिए जो होम्स चल रहे हैं उन्हें भी परमिशन दे दी गई है फंक्शनल होने की रेड जोन्स में। आंगनवाड़ी को भी परमिशन दे दी गई है फंक्शनल होने की। और पब्लिक यूटिलिटीज़ के जितने भी काम हैं, पावर, वाटर, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट तो माफ़ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत अलग किसी ज़माने में चले गए, तो इंटरनेट को भी जो है खोला जाएगा। उसके अलावा करियर एंड पोस्टल सर्विसेज जो हैं उन्हें भी अलाउ किया गया है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, कमर्शियल और प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट जितने भी रेड जोन्स में हैं इनमें प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अलाउ किया गया है, आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज को अलाउ किया है, डेटा एंड कॉल सेंटर्स अलाउ किए हैं, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, प्राइवेट सिक्योरिटी, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज या फिर ऐसी सर्विसेज जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स प्रोवाइड करते हैं। बार्बर्स के अलावा, यानी कि कोई प्लम्बिंग का काम करता है उसे अलाउ किया जाएगा, कारपेंटर कोई है उसे भी अलाउ किया जाएगा, लेकिन बार्बर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। और ये कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है एसेंशियल गुड्स की, चाहे वो ड्रग्स हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, मेडिकल डिवाइसेस हो, उनके रॉ मटेरियल हो, प्रोडक्शन यूनिट्स हो, जिनमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की ज़रूरत होती है, सप्लाई चेन मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी अलाउ किया जाएगा। और आईटी, हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं पैकेजिंग मटेरियल भी बनाते हैं उन्हें भी परमिट किया जाएगा। ऑरेंज जोन्स में ये कहा गया है कि रेड जोन्स में जो एक्टिविटी अलाउड है उनके अलावा कुछ एडिशनल एक्टिविटीज़ भी हैं जो इन्हें अलाउ किया गया है, जिसमें टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स इंक्लूडेड हैं। लेकिन उन सभी टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स के लिए भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बताई गई हैं कि एक ड्राइवर परमिटेड है और एक ही पैसेंजर परमिटेड है। 2 लोगों से ज़्यादा उस टैक्सी या कैब में किसी भी शख्स की इजाज़त नहीं है। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो है इंडिविजुअल्स की और व्हीकल्स की, वो तभी अलाउ की जाएगी जब वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी इजाज़त दी गई है। यानी कि पहले मैंने जितनी परमिटेड एक्टिविटीज़ बताई उन सभी के लिए ऑरेंज जोन्स में जो है, ऑरेंज जोन्स में कैब्स और टैक्सी की सर्विस वो अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा ये कहा है कि उसमें अगर उनको इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल भी करना पड़े तो वो तब भी कर सकते हैं। साथ ही में कहा है कि 4 व्हीलर्स में मैक्सिमम 2 पैसेंजर्स होंगे ड्राइवर के अलावा। और उसके अलावा ये कहा है कि पिलियन राइडिंग, यानी कि बाइक पर अगर आप जा रहे हैं तो ऑरेंज जोन में अगर आप हैं तो आपके पीछे कोई बैठ सकता है, उस बाइक पर 2 लोग जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेड जोन में हैं तो बाइक पर एक ही शख्स ट्रैवल कर सकता है, दूसरा शख्स ट्रैवल नहीं कर सकता। ग्रीन जोन की जहाँ तक बात है उसमें ये कहा गया है कि सभी एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट फॉर दो जिन्हें पहले ही मना कर दिया गया है, यानी कि ट्रैवलिंग मना की गई है बाय एयर, बाय रोड, बाय रेल, ये तीनों चीज़ें मना की गई हैं, ये ग्रीन जोन्स में भी बना रहेंगी। उसके अलावा जो है बार्बर शॉप्स बंद रहेंगी या फिर जो पब्लिक गैदरिंग की प्लेसेस है ये बंद रहेंगी, ये सारी चीज़ें ग्रीन जोन्स में भी बंद रहेंगी। लेकिन इसमें ये कहा गया है बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं, वो सारे फुल्ली फंक्शनल हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए, बाकी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसे फॉलो करते हुए। इसमें ये कहा है कि बसेस भी 50% कैपेसिटी पर फंक्शनल की जाएंगी और जो बस डिपोज हैं वो 50% कैपेसिटी पर चलेंगे। यानी कि अगर पहले 6 बसेस चलती थी तो अब 3 बसेस चलेंगी। और वो बसेस में भी जो सीटिंग कैपेसिटी है, अगर एक बस में पहले 30 लोग बैठते थे तो अब 15 लोग बैठेंगे, इस हिसाब से जो है किया जाएगा। ये मत सोचिएगा कि अगर आप पहले ओवर क्राउडिंग करते थे तो अब आप पूरी बस भर कर जाएंगे, वो नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान आपको बस में ट्रैवल करते हुए भी रखना पड़ेगा। अगर आप ग्रीन जोन में हैं तभी बसेस चलेंगी। मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। तो जितने भी गुड्स हैं उन्हें अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ज़रूरत है तो वो भी अलाउ किया जाएगा। कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी किसी भी तरह के कार्गो को जो है लैंड बॉर्डर क्रॉस करने से रोकेगी नहीं।
और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनके साथ ऑलरेडी ट्रीटीज़ हुई हैं उनके लिए भी जो है कार्गो को रोका नहीं जाएगा। और ये कहा है कि इसके लिए किसी भी स्पेशल पास की जो है ज़रूरत नहीं है। सप्लाई चेन जहाँ तक बात है गुड्स की इंश्योर करने की, उसमें किसी भी तरह के स्पेशल पास की ज़रूरत नहीं है। आप बिना स्पेशल पास के भी ये सारे काम कर सकते हैं। उसके अलावा ये बोला गया है कि जिन एक्टिविटीज़ को स्पेसिफिकली रोका गया है वो सभी जोन्स में जो है रुके रहेंगे, वहाँ पर वो काम जो है शुरू नहीं होंगे। जिसमें जैसे मैंने आपको बता दिया कि स्विमिंग पूल्स बंद है वो बंद ही रहेंगे, स्कूल्स कॉलेजेस बंद है वो भी बंद ही रहेंगे, जिम्स बंद है वो भी बंद ही रहेंगे, रिलीजियस जो कॉन्ग्रीगेशंस है वो भी बंद रहेंगी। और उसके अलावा जो है बाकी चीज़ें जिस तरह से किसी भी तरह की पब्लिक गैदरिंग जो है वो नहीं की जाएगी। ये कहा है सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से कि ये ध्यान में रखते हुए कि आपके एरिया में सिचुएशन कैसी है, आप और कोविड-19 के खतरे को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको किसी ऑरेंज जोन में भी एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत पड़े तो आप लगा सकते हैं, किसी रेड जोन में एडिशनल जो रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत पड़े तो आप लगा सकते हैं, किसी ग्रीन जोन में एडिशनल रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत पड़े तो आप लगा सकते हैं। इन्होंने ये कहा है कि आप लोकल अथॉरिटीज़ को ये पावर दी है कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़, परमिटेड एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, लोकल अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगे कि उनमें से उनके पर्टिकुलर एरिया में कौन सी एक्टिविटीज़ अलाउ की जाएंगी। तो ये ध्यान में रखा जाएगा कि उस एरिया में किस तरह के केसेस हैं, कहाँ कहाँ से केसेस आए हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फैसले लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं यानी कि स्टेट या यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगी। उसके अलावा ये कहा है कि जो चीज़ें या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी काम कर रही थी, जो सर्विस प्रोवाइडर्स ऑलरेडी काम कर रहे थे, जो लोग ऑलरेडी एसेंशियल्स गुड्स जो हैं वो बेच रहे थे, या फिर जो लोग ऑलरेडी पहले से ऑर्डर से ही अपना काम कर रहे थे, लॉकडाउन में पहले भी अपना काम कर रहे थे, उन्हें किसी भी तरीके की फ्रेश परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए वो सभी अरेंजमेंट्स जो हैं किए जा रहे हैं ताकि जो फॉरेन नेशनल्स हैं इंडिया में उन्हें वापस भेजा जाए, या फिर जो लोग क्वारंटीन में हैं या फिर वो लोग जो लोग क्वारंटीन में हैं जिनका क्वारंटीन पीरियड ख़त्म हो गया है उन्हें वापस भेजा जाए, या फिर वो लोग जो अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फंस गए हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड लेबरर्स हो या स्टूडेंट्स हो, उन्हें उनके स्टेट या यूनियन टेरिटरी में वापस भेजा जाए। और ये कहा है कि इंडियन सीफेयरर्स का साइन ऑन एंड साइन ऑफ, इसके ऊपर पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक ऑर्डर दे चुकी है। वो जो ऑर्डर था जिस तरीके से वो फंक्शन कर रहा था उसी तरीके से करेगा। उन पिछले ऑर्डर्स में जो है कोई चेंजेस नहीं लाई गई हैं, बस इस लॉकडाउन में एडिशनल जो है चेंजेस लाए गए हैं। वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन डिसाइड किए गए हैं, और उसमें भी लोकल अथॉरिटीज़ को पावर दी गई है कि वो किसी भी एरिया को जो है एक ऑरेंज जोन से रेड जोन बना सकते हैं, लेकिन ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन नहीं बना सकते, ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन बना सकते हैं, लेकिन उसकी जो डेजिग्नेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दी है उसे कम नहीं कर सकते। उसके अलावा बस यही कहा गया है सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से कि वो ये इंश्योर करें कि लॉकडाउन का पूरा पालन हो। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक और ऑर्डर मेरे पास आया है जिसमें ये कहा गया है, ये जम्मू डिवीज़न के डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें ये कहा है कि एसेंशियल एक्टिविटीज़ जो कि पेशेंट केयर से रिलेटेड हैं उन्हें जो है रिज्यूम किया जाएगा। और ये कहा है कि जितने भी पेशेंट केयर की जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जो तो डेडिकेटेड कोविड के लिए हैं वो भी फंक्शनल रहेंगे। उसके अलावा ये कहा है कि उसके अलावा ये बोला गया है कि जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं यानी कि ओपीडीज़ हैं, इलेक्टिव सर्जरीज़ हैं, इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस हैं, वैक्सीनेशन के प्रोसेस हैं या अदर एक्टिविटीज़ जो कि अलग अलग स्कीमों के तहत चल रहे हैं उन्हें भी फंक्शनल जम्मू डिवीज़न में है कर दिया जाए। तो ये ऑर्डर भी आ चुका है जिसमें बता दिया गया है कि डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन, राजौरी, रियासी, सांबा, उधमपुर, इन सभी एरियाज़ में जो बाकी मेडिकल सर्विसेज भी जो हैं जो काफ़ी देर से बंद थी उन्हें भी फंक्शनल कर दिया जाए। जो प्रोसेसेस पेशेंट केयर के लिए ज़रूरी हैं उन्हें रोका ना जाए, उन्हें दोबारा से जो है रिज्यूम कर दिया जाए। तो ये था क्लियरली एमएचए का जो ऑर्डर था जिसमें साफ तौर पर बता दिया गया कि इस 2 हफ्ते की लॉकडाउन एक्सटेंशन के बाद क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अब खुल जाएंगी। आई होप कि आपने ध्यान से वीडियो सुना हो और कल किसी भी तरह की कन्फ्यूजन जो है आपके माइंड में ना हो। अभी भी आपसे यही कहूँगी कि क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है लॉकडाउन एक्सटेंशन यानी कि 2 हफ्ते जब लॉकडाउन एक्सटेंड किया है उसके बाद से शुरू होनी है, आप अभी भी इंतज़ार करें।
जब तक आपकी पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऑर्डर नहीं निकालती, आपके जो डीसी हैं, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो कोई ऑर्डर नहीं निकालते, तब तक कोई भी कदम ना उठाएं, अपनी दुकान खोलने घर से बाहर ना निकलें। और जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, 10 साल से छोटे बच्चे हैं, 65 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए तो साफ तौर पर कह दिया गया है कि लॉकडाउन के दौरान अगर कोई एसेंशियल काम, बहुत ही ज़रूरी काम नहीं है, कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई मजबूरी नहीं है, तो आप घर में ही बैठें, घर से बाहर ना निकलें। तो इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। और कोई खबर होगी तो आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। आप देखते रहें स्टेट लाइन न्यूज़।